उसमें आपके ये 3 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे। वी कवर्ड 2 लेक्चर्स सो फार, थर्ड अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी ये जो थर्ड लेक्चर है ये मैंने अपलोड भी किया हुआ है ड्राइव पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये थर्ड लेक्चर भी हमें कंप्लीट करना है। ये मैम 3 पैटर्न लेक्चर क्या होगा? जी मैं बताती हूँ, मैं अभी ठीक बताती है। हूँ। तो 3 लेक्चर्स हो जाएंगे ये, और इसके अलावा आर्टिकल आप वो रीड कर लीजिएगा जो फार्मेसी से रिलेटेड है, लेकिन उसको आपने पूरा रीड नहीं करना। यू जस्ट नीड टू रीड उसका जो रिजल्ट्स का सेक्शन है आप उसे रीड कर लीजिएगा। मेथड्स में आपने रीड करना है उसमें जो सैंपल साइज कैलकुलेशन का पार्ट है, और रिजल्ट का पार्ट आपने रीड करना है जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जस्ट डिस्क्रिप्टिव। डोंट रीड द इन्फ्रेंशियल पार्ट जहाँ पे वो टेस्ट यूज कर रहे हैं, वो रीड नहीं करना, क्योंकि अभी वहां तक हमने कवर ही नहीं किया लेक्चर में। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। 3 लेक्चर्स 1 आर्टिकल। जो आर्टिकल है उसमें भी आपने मेथड्स का पार्ट रीड करना है जहाँ पे सैंपल साइज कैलकुलेशन की बात है, और रिजल्ट्स का आपने रीड करना है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू के आई थिंक 1-2 पैराग्राफ्स होंगे रिजल्ट सेक्शन के। ओके, नाउ द पैटर्न। पैटर्न में स्टार्ट में सेक्शन ए होगा, वो एमसीक्यूज होंगे 5 to 10। अभी क्योंकि मैंने पेपर बनाया नहीं हुआ, तो 5 to 10 इस तरह से आप जहन में रखिएगा। एमसीक्यूज होंगे 1 मार्क ईच। सेकेंड पार्ट आपका जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें डिफरेंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उसमें डिफरेंसेस के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें कोई डेफिनेशन भी हो सकती है, सैंपल साइज कैलकुलेशन भी आ सकती है। आई विल प्रोवाइड डाटा, आपने मैनुअली कैलकुलेट करना होगा, ये भी हो सकता है। दीज आर जस्ट पॉसिबिलिटीज। अभी मैंने पेपर नहीं बनाया, ओके, मैं कंफर्म नहीं बता रही कि ये आएगा। और इसके अलावा उसमें क्या हो सकता है जी, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी ऐसा सच आपको। मतलब इस तरह से नहीं करना कि आपने हैंड आउट वो जो भी मैं शेयर कर रही हूँ आप याद करें। या सिर्फ इस हद तक होना चाहिए कि अगर डिफरेंसेस का क्वेश्चन है या अगर आपसे किसी स्टडी डिजाइन के बारे में पूछा गया है तो आप लिख सकते हो। इस हद तक याद करना है आपने। फिर इसके अलावा आ जाएगा आपका एक पार्ट होगा जो आर्टिकल आपको मैं बता रही हूँ फार्मेसी से जो रिलेटेड है, वो आपने रीड करना है, वहां से मैं दूंगी। उसका सेक्शन अवेलेबल होगा। यानी अगर सैंपल साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो वो पार्ट अवेलेबल होगा। रिजल्ट से अगर कोई बात पूछनी है मुझे, या क्वेश्चनर डिजाइनिंग का कोई इसमें से आता है, तो वो पार्ट अवेलेबल होगा। आपने रीड करना है उसे और आंसर करना है। यानी आपने इसको याद नहीं करना आर्टिकल को, ये गलती नहीं करनी, बस एक दफा रीड कर लें, उसे समझ लें जो सेक्शन मैंने आपको बताया। टोटल 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा मिड टर्म का। रिमेनिंग आपके रह जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में 45 मार्क्स, क्योंकि आपके इंटरनल इसके 75 होंगे, 3 क्रेडिट आवर है। तो जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो फिर हम प्रैक्टिकल से कवर करेंगे एसपीएसएस में, और एक शायद मैं क्विज ले लूँ आपसे बीच में कहीं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का तो बता दें। मैम ये जो 45 मार्क्स बाद में होंगे इनमें ये जो 3-4 टॉपिक्स हमने करने कवर कर लिए हैं वो तो नहीं आएंगे, मतलब वो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क होगा? जी जी बिल्कुल, ये ठीक, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ओके ओके। ये वो आगे आपका एसपीएसएस जो स्टार्ट होगा वो उससे होंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर विच इज अबाउट डिजाइनिंग योर क्वेश्चनर एंड आल्सो हाउ टू कोड योर क्वेश्चनर। गूगल ड्राइव पे मैंने एक क्वेश्चनर, एक सैंपल क्वेश्चनर भी मैंने अपलोड किया था। सीआर्स ने अगर किया आपको फॉरवर्ड तो ठीक है, अदरवाइज बेशक अभी आप कर लें उसे। मैं अभी कर देती हूँ मैम, नहीं फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, ओके, चेक कर लें आप, साथ साथ वो भी कर दें। वो आपके सामने होगा तो जरा इजी हो जाएगा ये लेक्चर समझना। ओके, क्वेश्चनर डिजाइनिंग। बेसिकली जो रिसर्च है वो बेस ही क्वेश्चनर पे करती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम ये कहते हैं दैट वी हैव सम फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवर रिस्पोंडेंट्स।
और हर जो रिस्पोंडेंट है उससे हमने वही क्वेश्चंस पूछने होते हैं. दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. इसमें हरगिज ऐसा नहीं होगा कि किसी एक रिस्पोंडेंट से मैं एज पूछूं और किसी दूसरे रिस्पोंडेंट से मैं एज ना पूछूं. दिस इज इम्पॉसिबल. जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में वी डोंट हैव एनी फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस. वी आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द क्वेश्चनिंग. उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा रिस्पोंडेंट किस हद तक कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो कितना बताना चाहता है हमें, हम सिर्फ उतना ही पूछते हैं. तो क्वालिटेटिव रिसर्च की तो दुनिया ही और है. वो तो एक अलग एक डोमेन है, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह करेंगे. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम स्टार्ट जो करते हैं, तो हम स्टार्ट ही क्वेश्चन डिजाइनिंग से करते हैं. हम जब प्रीवियस रिकैप कर रहे थे लेक्चर्स में, we talked about independent variables and dependent variable. Independent variable क्या होता है? मैम वो क्वेश्चन आपकी डेमोग्राफिक्स से बेसिकली रिलेटेड होता है. डिपेंडेंट वो होता है जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होता है मैम. गुड. यानी हम जिस भी पर्पस के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. और फिर हमने कहा जी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेमोग्राफिक्स हैं, क्या कहना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारी रिस्पोंडेंट की, और उसे फिर हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्या रीजन हो सकता है पॉसिबली डेमोग्राफिक क्वेश्चंस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पूछने का? व्हाई डू वी नीड दीज क्वेश्चन? जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ वही पूछें और बात खत्म करें. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पूछते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इसकी एज पूछने की, इनकम पूछने की? व्हाई डू वी नीड दिस इंफॉर्मेशन? मैम इसका रिलेशनशिप बेसिकली इसका इन्फ्लुएंशियल चेक करना होता है. गुड. बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे, हमारा काम सिर्फ एक स्पेसिफिक असेसमेंट नहीं होती. यानी अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मैं विटामिन डी लेवल देखना चाहती हूँ अपने रिस्पोंडेंट्स में, या लेट्स से हम डिप्रेशन देखना चाहते हैं, हम कोपिंग स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोपिंग स्ट्रेटजीज या विटामिन डी लेवल या स्ट्रेस लेवल क्या आया. बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर रिस्पोंडेंट में इसका लेवल या इसकी परसेंटेज वेरी करेगी. व्हाई इज दिस सो? ये जानने के लिए वी नीड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी हमें ये बात कैसे इस बात का हमें कैसे आइडिया हुआ कि जब भी हम कोई भी रिसर्च पढ़ते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं जी कि फीमेल रिस्पोंडेंट्स वर मोर स्ट्रेस्ड एज कंपेयर टू मेल. अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बात स्ट्रेस के असेसमेंट की नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जेंडर का पूछा गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो हमने इन्फ्लुएंशियली लिंक किया है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पहला पार्ट आपके पास जो रिसर्च का है वो तो सिर्फ असेसमेंट है, जो आपका आउटकम वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो आप करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन से. सेकंड जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो ये कि जो भी आउटकम है फॉर विच यू आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च, ये वेरी क्यों करता है या वेरी करता भी है या नहीं करता फ्रॉम वन रिस्पोंडेंट टू अदर रिस्पोंडेंट. क्या इनकम लेवल की वजह से ये वेरी करेगा? मे बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन. ये सारे वेरिएबल फिर हम लिंक करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में. तो सिंपल वर्ड्स में ये बात है समझने की that if you want to run inferential statistics, you must have sound information in the form of independent variables. ये समझ आई बात? मेरी आवाज तो आ रही है? जी मैम आ रही है समझ. ठीक है. आप लोग बोलते नहीं तो मुझे लगता है जैसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही. ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी टेस्ट यूज करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में, और डेफिनेटली हम करना चाहेंगे, जब आप थीसिस करेंगे तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ये कहे कि हम टेस्ट नहीं यूज करना चाहते. टेस्ट अगर यूज करना है तो उसके लिए आपके पास फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना लाजमी है. ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली आपका सेक्शन ए बनाते हैं क्वेश्चनियर का. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा कहीं ना कहीं डिजाइन नहीं किया तो एटलीस्ट फिल जरूर किया होगा क्वेश्चन. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, चलिए जी, ग्रेजुअली हम मूव करते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डाटा. डाटा क्या चीज है? रॉ इन्फॉर्मेशन. यस, एनी रॉ इन्फॉर्मेशन. आप रिस्पोंडेंट से जो कुछ भी पूछेंगे, आपने क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन डेवलप किया है, जो भी पूछना है आपने,
वो आपके लिए डाटा है। एग्जाम्पल इसकी जिस तरह से भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, आउटकम वेरिएबल के लिए आपने जो भी जिस चीज की भी आपने असेसमेंट करनी है वो सब, these are all examples of data. Is data singular or plural? Plural. Plural. ठीक है, good. Datum single. सही. Data is a plural word, remember. Types of data, primary data and secondary data. Did we discuss in previous lectures? Yes, ma'am, we did. Yes, ma'am. Okay. Primary data again मैं जल्दी से recap कर देती हूँ. ये वो data होगा that you will collect by yourself with the help of your own designed questionnaire from respondents. आपने एक क्वेश्चनर खुद से प्लान किया, आप खुद गए हैं रिस्पॉन्डेंट्स के पास, चले खुद नहीं भी गए, आप बेशक किसी न्यूमरेटर को भेजते हैं, लेकिन आपने एक क्वेश्चनर जरूर डिजाइन किया है और हर रिस्पॉन्डेंट से आप खुद से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. इस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं. सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड था, वो कहीं से भी आपको मिल सकता है. वो हो सकता है कोई नेशनल सर्वे हो, मे बी हॉस्पिटल से आपको डाटा मिल जाए, मे बी किसी और इंडिविजुअल ने डाटा कलेक्ट किया था लेकिन फर्दर उसने यूज नहीं किया रिसर्च में, उसकी परमिशन से आप उस डाटा को यूज कर लें. अगर ये सब एग्जांपल्स एप्लीकेबल हैं, देन इट मींस यू आर यूजिंग सेकेंडरी डाटा. क्लियर हो गया ये भी? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ डू वी कलेक्ट डाटा. डाटा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी हमें समझ आ गई है. डाटा कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ डू वी कलेक्ट डाटा, स्पेशली द प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है ना, उसके लिए तो हमें कोई कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ आई वांट टू यूज प्राइमरी डाटा, देन हाउ विल आई स्टार्ट. एक बार ये तो क्लियर है. यस, एक बार ये तो क्लियर है कि जी क्वेश्चनर बनेगा, ठीक है. और हम किस किस तरह से ले सकते हैं? मैम इंटरव्यू से. इंटरव्यू से. यस. Focus group discussions. Sorry, discussion. Focus group discussions. Focus group discussions. Are you saying focus group? Yes, ma'am. ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी हम यूज करेंगे बट नॉट इन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी. Okay, ma'am. ठीक है. ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन हम कर सकते हैं नंबर 1 थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो हम चेकलिस्ट की फॉर्म में बनाते हैं. इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ. सेकंड, इंटरव्यू हो सकता है. इंटरव्यू बट विद फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस. इंटरव्यू हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी करते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस हैफेजर्ड भी हो सकते हैं. उसमें ये भी हो सकता है कि एक किसी रिस्पॉन्डेंट से हमने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा, तो हम उसे कभी भी इंसिस्ट नहीं करते कि आप रिस्पॉन्ड करें. ये डिपेंड करता है. इंटरव्यू क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चनर है वो फिक्स होता है. बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो क्वेश्चनर आपने हैंड ओवर नहीं किया रिस्पॉन्डेंट को, आप खुद पूछ के उसे फिल कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दी क्वेश्चनर. क्वेश्चनर या जिसको हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ये वो चीज़ है कि जो आप हार्ड फॉर्म में किसी को दे देते हैं रिस्पॉन्डेंट को, वो फिल करता है, वो आपको वापस करेगा और अब आप उसको फिर चेक करके फिर फर्दर एनालिसिस में यूज करते हैं. फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट. क्वेश्चनर डिजाइनिंग में समटाइम्स हम ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूड करते हैं. कुछ तो क्वेश्चन जिस तरह से ना, जिस तरह हम साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके क्वेश्चन क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव, ये सब आते हैं. समटाइम्स हमारे क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं. इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि हम हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस देखना चाहते हैं रिस्पॉन्डेंट्स की. अब हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमने सबसे पहले एक चेकलिस्ट डेवलप की. हमने उसे देखा कि ये 5 स्टेप्स हैं. उन 5 स्टेप्स की आप बेशक आप उसको रिटन फॉर्म में लिखें, आप उसे पिक्चर फॉर्म में डालें अपने क्वेश्चनर में, और उसके आगे आपने ऑप्शंस दे दी कि परफॉर्म उसको परफॉर्म किस तरीके से किया गया, आप उसको कैसे रेट कर सकते हैं, परफॉर्म किया भी गया वो स्टेप या नहीं किया गया. अब आपके रिस्पॉन्डेंट जब हाथ धोएंगे, अब आप उसे नोटिस करेंगे कि आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टेप्स दे आर परफॉर्मिंग. आप उन्हें टिक करते जाएंगे. बाद में आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं.
आप उनके स्कोर्स को ऐड करते हैं कि ओवरऑल अगर हम हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस को 5 मार्क्स देते हैं, या लेट्स से आपने 10 मार्क्स उसको किया हुआ है, तो आउट ऑफ 10 आपका ये जो रिस्पॉन्डेंट है इसके कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा हम ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसे हम चेक लिस्ट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में भी होता है, जो आप अभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं, सच उसे क्वांटिफाई नहीं करते। ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही, वो अभी यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्वालिटेटिव रिसर्च में डॉक्टर समन के साथ करेंगे डिटेल में। ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया जी कि हम जब क्वेश्चनियर डेवलप कर रहे हैं तो हम उसमें, हमारा टॉपिक ऐसा है कि हमें उसमें ऑब्जर्व करना है, तो हम ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। फिर यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट इंटरव्यू मेंशन किया हुआ है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम चली गई। Unaiza is host now. नवाजा ने भेजा होगा। हाँ लगता तो मैंने यही। तो कुछ नहीं किया। यार कोई भी पढ़ा दे। Unaiza अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, पढ़ाओ। उनाइजा है ही नहीं, मैम खुद ही चली गई हैं। मैं हूँ यहाँ पे ही। शबीर भैया आप पढ़ा दें। अब तो मुझे उनाइजा तो आता ही होस्ट है, नहीं। उनाइजा कुछ तो पढ़ाओ। क्या पढ़ाऊँ? ये तो अभी तो मैम ने स्टार्ट ही किया था। अब तो तुम होस्ट बन गई ना, आप खुद ही डिसाइड करो। हाँ, बताओ किसी का क्या इंटरव्यू पढ़ा? ले लो इधर, किसी का इंटरव्यू ले लो इधर। आप देना मैम अपना का इंटरव्यू। मैम का शबीर इंटरव्यू भाई का ही ले लो, शबीर भाई का इंटरव्यू ही ले लो। शबीर भाई से क्वेश्चनर का मतलब क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, एडा लैग हुंदा ते पढ़न दिया हुंदा। मैम कह रही है स्टार्ट तो वेट आपको करो, बता देते हैं। इंटरनेट अनस्टेबल है उनका। हाँ, उनको पता चले ना कि हम इसीलिए कह रहे थे ये क्लास हम ना लें। कहते तो हम गलत थे, मैम का। हम्म, ये वैसे मुझे ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट में तो समझ नहीं आई। क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्वेशन क्या होती है? चेकलिस्ट की तो समझ आ गई ना, आपने टिक 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 करना है, 5 पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्वेशन को कैसे क्वांटिफाई करते हैं? आफरीन आप ही बता सकते हैं, हमें नहीं आता ये सब। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे वो समझ नहीं आई। हमें भी कोई नहीं आई। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। लेकिन मैम नहीं सुन सकेंगी ना। नो वरी। रुचि रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ। बस फिर ठीक है। सुनना भी हम नहीं है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मेरी जितनी आवाजें आती है ना वीडियो में, इट्स ओके। नहीं, जिसने क्वांटिटेटिव स्टडी की है पिछले उसमें ग्रेजुएशन में, तो
ऑब्जर्वेशन को कैसे हम क्वांटिफाई करते हैं? नहीं मेरे ख्याल से मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जो चेकलिस्ट बनेगी उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं कि जो वो तो ऑब्जर्वेशंस चेकलिस्ट आपने हो गई। करनी है उसके हम एक चेकलिस्ट बना लेंगे। जैसे वॉशिंग हैंड्स का शायद मैम एग्जांपल दे रही थी कि जो ऑब्जर्वेशंस आपने करनी है उनकी चेकलिस्ट बना के उनको फिर शायद मार्क्स देने हैं, मेरे ख्याल से। तो बस फिर जी चेकलिस्ट आवाज आ क्या रही है कहते हैं? आपको? जी मैम आ रही है। ओके अच्छा पहले बता दें मुझे कोई क्वेश्चन को कंफ्यूजन से आगे हाँ मैम मैं वैसे डिस्कस कर रहा था। जी 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 कि वो जो पहला वाला है ऑब्जर्वेशन स्लैश चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट की तो हमें समझ आती है कि आपने पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी इसके, उसको आपने टिक किया और उसमें से आपने कर लिया कि जी कितने परसेंट है या क्या है। ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई चेकलिस्ट के थ्रू ही करते हैं या ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई किस तरह करते हैं? चेकलिस्ट के थ्रू चेकलिस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक हो। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैं यही क्लियर करना चाह रही थी कि वैसे अगर हम लिटरेचर देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी रिसर्च ऑब्जर्वेशन बेस्ड है तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें, लेकिन ग्रेजुअली फिर कुछ अरसे से हमने ट्राई किया कि ऑब्जर्वेशन को हम क्यों ना क्वांटिफाई कर लें, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वांटिफाई हो जाती है इजीली। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च ही करें। यू कैन यूज दिस एस्पेक्ट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, लेकिन वो फिर हम चेकलिस्ट के थ्रू करते हैं, हम उसे ग्रेड करते हैं या मार्क करते हैं। अभी अच्छा क्लियर मैम है पॉइंट? आउट ऑफ वो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्वालिटेटिव उसमें होगा एनालिसिस और चीजें स्टडी, वो जो मैम समन पढ़ाएंगी तो वो उसका कोई सॉफ्टवेयर भी कि जैसे आप जी जी उसका एसपीएससी में हमें सॉफ्टवेयर होता है एनविवो उसका सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे क्वांटिटेटिव में एसपीएसएस यूज़ होता है, एनविवो के अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ये फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसे किसी सॉफ्टवेयर से करें, आप उसे अपनी क्या कहना चाहिए कि अपनी इंटरप्रिटेशन से भी कर सकते हैं उसका एनालिसिस। आप सेंटेंस बाय सेंटेंस कर सकते हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, यानी जो भी आप इंटरव्यू लेते हैं आपने उसको डिकोड करना होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर से करें, लेकिन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके तो जी डेटा कलेक्शन टूल्स की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन जिसे हम चेकलिस्ट कहेंगे या चेकलिस्ट के थ्रू हम ग्रेड करते हैं, मार्क करते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके पास होगा, एक कंडीशन ये हो सकती है गेट योर रिस्पोंडेंट इज इलिटरेट, उसे समझ ही नहीं आ रही, बेशक आपने ट्रांसलेट भी किया था फिर भी नहीं समझ आ रही है। सेकेंड ये हो सकता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो बिजी है, और कुछ ऐसे रिस्पोंडेंट भी होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप साथ साथ पूछते जाएं, यानी वो जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं और साथ साथ आप उनसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया या आपका टॉपिक कैसा था। समटाइम्स तो सेटिंग ऐसी होती है कि जिसमें रिस्पोंडेंट आपको इस तरह से टाइम नहीं दे सकते कि वो क्वेश्चन आपसे ले लें, फिर आराम से बैठ के फिल करें और वो आपको फिर वापस करें। वो आपको कहते हैं कि आप हमसे पूछते जाएं। इस तरह से भी आप हमसे डाटा ले सकते हैं, तो हम इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कह देते हैं। इन दोनों के अलावा लास्ट क्वेश्चनर ही है। इसका मतलब ये है कि हार्ड कॉपीज आपने डेवलप की हैं। अब वैसे गूगल फॉर्म्स भी आते हैं ऑनलाइन बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन हम हार्ड कॉपीज को कहते हैं और उसके बाद वो आप अपने रिस्पोंडेंट को दे देते हैं, वो फिल करते हैं, उसी दिन भी आपको वापस कर सकते हैं या नेक्स्ट डे भी। ये डिपेंड करता है, ये आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है। डेटा कलेक्शन टूल ये क्लियर हो गया। यस मैम। इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट पता नहीं क्यों बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है आईआरबी में कि डेटा कलेक्शन टूल क्या होता है। तो ये टूल, ये क्वेश्चन जो आपके इन्हीं को हम कहते हैं डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है इसे। टूल या इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिवाइसेस। ठीक है, वो इन क्वेश्चनियर को ही कहा जाता है। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी यूज होता है, टूल भी वर्ड यूज होता है, क्वेश्चनियर भी यूज होता है। आई होप ये क्लियर है आपको। यस ओके चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। क्वेश्चनियर अब हमने जब डिजाइन करना है तो इसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछेंगे। इट इज अ फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू शेड्यूल गाइड, ये भी मैंने लास्ट
स्लाइड में क्लियर किया है कि इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू गाइड ये हम यूज कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, और उसमें कोई आपके पास फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कोई भी आपका रिस्पोंडेंट कितना कंफर्टेबल है आपके साथ, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च हम मोस्टली करते ही तब है कि जब आपका टॉपिक सेंसिटिव होता है या ऐसा टॉपिक होता है कि जिसको हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं जज कर सकते, उस टॉपिक में बहुत सारा ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया को स्क्रीन आउट करने की हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। वो कोई सेंसिटिव इशू होता है और सेंसिटिव इशू के लिए फिक्स क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, हो सकता है कि आपके रिस्पोंडेंट एक ही क्वेश्चन का आंसर दे, हो सकता है कि आपने जितने पूछे हो सबका आंसर दे दिया, आपको खुद भी इंश्योर नहीं होता। तो इस तरह से जो इंटरव्यू हम यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिस चीज़ को इंटरव्यू कहते हैं, उसका मतलब ये है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन का वही आप पूछिए हर रिस्पॉन्डेंट। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू का मतलब है कि क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेरी कर सकता है। कुछ रिस्पॉन्डेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में, दे हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर, आप उनसे एक सवाल पूछेंगे वो आपको आगे 10 कहानियाँ बताएंगे, तो उसमें जो इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में फिक्स क्वेश्चन है, बस वही पूछने हैं आपने सबसे और सेम पैटर्न में पूछना है। क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चंस यूज करते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, दीज कैन बी ओपन एंडेड, ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में रिवाइज करते हैं, या अभी नेक्स्ट स्लाइड पे भी हो जाएगा रिवाइज। क्लोज एंडेड हो सकते हैं, कंटिंजेंसी एंड पार्शियल ओपन, ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी यहाँ स्लाइड पे जस्ट एक एग्जांपल है, ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन है, उससे फिल करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल है। आप जब अपना कोई भी टॉपिक ले रहे हो, उसको क्वेश्चनर डिजाइनिंग में लेके आते हैं, तो समटाइम्स एक या दो क्वेश्चन आप लास्ट में जरूर इंक्लूड करते हैं जिसमें आप अपने रिस्पोंडेंट से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, या वो उसमें अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं, और आप उसके लिए कोई आगे ऑप्शन नहीं देते, आप ब्लैंक स्पेसेस देते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको भी हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से भी है जिसका मैं आपको पहले बता रही थी कि एज आपने पूछा और आगे आपने ब्लैंक प्रोवाइड किया, यू डिडंट प्रोवाइड एनी ऑप्शन, उस क्वेश्चन को भी हम ओपन एंडेड करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस मैम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ओपन एंडेड है, इसमें हमने ब्लैंक्स प्रोवाइड किए हैं। हाउ कैन वी स्टॉप करप्शन इन इंडिया? बिल्कुल, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन फिल करने के लिए नंबर्स नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे रिस्पोंडेंट कोई भी स्टोरी लिखेगा, कोई भी सेंटेंस डेवलप करेगा, इधर इन इंग्लिश, और अगर आपने उर्दू में उनसे ट्रांसलेट करके पूछा तो वो उर्दू में लिखेंगे, ऐसे ही होगा ना? यस मैम। वो अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, वो बेशक एक लाइन में लिखें, दो में लिखें या तीन में। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड दो तरह से होते हैं, एक ये जिसका आपको यहाँ नजर आ रहा है, और एक ओपन एंडेड इस तरह से भी हो सकता है कि आपने उनसे एज पूछी है, इनकम पूछी है, तो वो भी ओपन एंडेड है, लेकिन वो ओपन एंडेड फिल होते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, यानी वो क्वांटिटेटिव होते हैं। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, अब ओपन एंडेड क्वेश्चन जो नंबर्स की फॉर्म में फिल होता है, फॉर एग्जांपल इनकम, आपने आगे ब्लैंक दी और हर रिस्पोंडेंट अपनी इनकम लिखते जा रहा है, वो बात तो हमें समझ आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उसको तो हम इतना समझ सकते हैं फिलहाल कि अगर लेटर ऑन एनालिसिस करना होगा तो हमें उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका जनरेट कर उसका एनालिसिस होगा। प्रॉब्लम आएगी आपको जब आप इस किस्म का यूज करेंगे, जो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी लेटर ऑन कि आपने इसको एनालाइज कैसे करना होगा ना इशू, क्योंकि हमें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, वी हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन नंबर्स। यहाँ जो आपके रिस्पोंडेंट है वो तो लिख रहे हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, अब हम इसे कैसे करेंगे फिर क्वांटिफाई? एनी गेस? हम क्या वर्ड्स काउंट करेंगे? काउंट नहीं, कुछ और, कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, नॉट काउंट। बेसिकली हम इस तरह से करेंगे इसमें
जिसका आसान तरीका है। पायलट स्टडी जब हम करेंगे, ठीक है, वो हमने हर रिसर्च में करनी होती है। लेट्स से आपने पायलट स्टडी की है 10 to 15 रिस्पोंडेंट्स के साथ किया, 15 रिस्पोंडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी फिल किया होगा, आप ये 15 आंसर्स रीड करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 15। चले अगर सबने नहीं फिल किया, मे बी 14 आंसर्स, एक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्वेश्चन पे। अब जितने भी आंसर्स अवेलेबल है आप उन सबको रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप जब थोड़े से भी आंसर्स रीड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरली आपके जो रिस्पॉन्डेंट हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड था, कि अगर किसी को डिप्रेशन है लाइफ में तो वो किस तरह से कोपिंग करता है। अब आपने उसको ये एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आपने उससे पूछा है एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। अब वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो कई टेक्निक बता रहे हैं जो वो यूज़ करते हैं। कुछ ने कहा जी कि हम रिलीजन को यूज़ करते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। ओवरऑल जब आप सारे आंसर रीड करेंगे आपको 3-4 मेन एरियाज नजर आएंगे कि इस तरह से आपके रिस्पॉन्डेंट सोचते हैं। वो जो मेन एरियाज आपके सामने आ रहे हैं, मे बी 4-5 हो जाए, उनको आपने नोट डाउन करते जाना है, और वही सारी जो भी आपने मेन उसके पॉइंट्स निकाले हैं वही सारी ऑप्शंस बन जाएंगी आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यानी पायलट स्टडी के बाद आप अपने इस तरह के जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं उनको लेटर ऑन क्लोज एंडेड करके, यानी वही जो कोर्स आपने बनाए थे उनको ऑप्शन की फॉर्म में प्रोवाइड करके फिर आगे फर्दर अपनी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर रिकॉर्डिंग। ये एनालिसिस समझ आया? ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कई स्टूडेंट्स नहीं इसको ऐड करते क्वांटिटेटिव रिसर्च में, लेकिन समटाइम्स इसको ऐड करना बहुत यूजफुल होता है। मैम हमने ऑप्शंस बना लिए, तो देन वी आर गोइंग टू गिव दैट क्वेश्चनर अगेन टू दोस पीपल। नहीं, जो पायलट जिनका हो गया है उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो फर्दर जो जो भी आगे देना है मैम, आगे आगे फर्दर। ओके मैम, ओके ठीक है, तो इस मैम तरह इसको से ऐड करना यूजफुल कैसे होगा? हाँ यूजफुल कैसे होगा। अच्छा देखिए, कई दफ़ा ऐसे होता है आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या कोई क्वेश्चन जब आप सोचते हैं कि मैंने अपने रिस्पॉन्डेंट से ये पूछना है, आपको उसमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या ऑप्शन है। ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, दैट हाउ डू यू कोप विद डिप्रेशन। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि मेरे जहन में जो बात आ रही हो या जिस तरह से जो भी मेरी कोपिंग स्किल हो, जो भी मेरी कोपिंग स्ट्रेटजी हो, वो सबकी नहीं हो सकती। मैं उसमें क्या क्या ऑप्शन दूँ, मुझे खुद भी क्लियर है। तो बेहतर ये है कि मैं उसको ओपन एंडेड रहने दूँ। पायलट स्टडी में मेरे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, उन्हें रीड करने के बाद ओवरऑल जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन सोचती है इस क्वेश्चन के बारे में वो आइडिया हो जाएगा मुझे, वो मैं ऑप्शन दे सकती हूँ। इसमें एरर से बचने के लिए हम एक और काम ये भी करते हैं, यानी जब आपने फर्दर इस क्वेश्चन को फाइनल स्टडी के लिए फॉर्मुलेट किया विद ऑप्शन, आप एक लास्ट ऑप्शन रखते हैं अदर्स की और आगे ब्लैंक देते हैं स्पेसिफाई। देखा होगा आपने ऐसा कुछ। उसका मतलब यही होता है कि जो ऑप्शन आपने प्रोवाइड किए हैं, अगर इसमें से आप अब आंसर करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई आंसर है तो आप अदर्स मार्क करके उसे फिल कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया था वो आप सबको मिल गया? यस मैम। चलिए वो मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले इसको देखते हैं, फिर दोबारा से मैं आपको फिर समझने की शुरू करें। फ्री क्रेडिट कोर्स आपका एक अप्लाई था, दूसरा हेल्थ प्रमोशन है ना इस सेमेस्टर में? यस मैम। यस मैम।
हो गया? क्या कुछ नहीं नजर आ रहा? यस मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका सेक्शन 1 हम पहले देख लेते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एज आगे मेंशन किया हुआ ब्रैकेट में इन ईयर्स और उसके बाद ब्लैंक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सी टाइप बन रही है? मैम क्वांटिटेटिव। यस, क्वांटिटेटिव, या हम इसे ओपन एंडेड भी कह सकते हैं। ओपन एंडेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। ये कौन सी एग्जांपल है? मैम कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव। क्लोज एंडेड भी कह सकते हैं, क्लोज एंडेड। क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, कैटेगोरिकल क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस तरह से। फिफ्थ में अगर हम देखें, ये पार्शियल क्वेश्चन इसमें हमने, यानी इसको हमने क्वांटिटेटिव भी रखा है और थोड़ा सा पार्ट हमने इसका ओपन एंडेड भी रखा है। क्लोज भी है और ओपन भी है। वो क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में अदर्स की एक ब्रेक है स्लॉट और उसको आगे हमने ब्लैंक रखा हुआ है, यानी अगर किसी कोई रिस्पोंडेंट कुछ और फिल करना चाहता है तो वो कर सकता है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं जहां आपको ये क्लियर ना हो कि क्या सारी ऑप्शंस आपने दे दी है क्वेश्चन को फिल करने के लिए। अगर तो आप समझ रहे हैं कि सब ऑप्शंस आपने प्रोवाइड कर दी हैं, फिर इस अदर्स की जरूरत नहीं है। 5, 6, 7 अगेन क्वांटिटेटिव, ओपन एंडेड बट क्वांटिटेटिव। 8 क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो टॉपिक है, इसका टॉपिक बेसिकली यहाँ पे है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसमें हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखने थे। अब इसी क्वेश्चनर को अगर हम एंड तक ले जाएं, इसका एक और सेक्शन था जो मैंने अब फिलहाल यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, पर्सनैलिटी टाइप के थे क्वेश्चन। यहीं पे 36 क्वेश्चन के बाद लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूँ, ठीक है, और उसमें मैं अपने रिस्पॉन्डेंट से पूछना चाहूँ कुछ भी अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या मैं इससे कितना ही पूछना चाहूँ उनसे कि डू यू नो अबाउट दिस थिंग, डू यू नो अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अब उसको मैं फिल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अभी खुद भी क्लियर नहीं है कि मेरे जो रिस्पॉन्डेंट हैं उन्हें आइडिया होगा इसका या नहीं, मैं क्या ऑप्शन दूँ। तो वो फिर मैं उसको ओपन एंडेड रखूँगी, लेकिन ओपन एंडेड को क्वान्टिफाई मुझे करना है। वो फिर इस तरह से करना है कि पायलट स्टडी में जितने भी रिस्पॉन्सेज आते हैं उन्हें रीड करके मुझे आइडिया हो जाएगा दैट व्हाट डू माय रिस्पॉन्डेंट्स थिंक अबाउट दिस एक्सरसाइज। वो जितने भी वो मुझे बता रहे हैं पॉइंट्स, वो ऑप्शन बन जाएंगे। फिर भी अगर मैं ये समझ रही हूँ कि इन ऑप्शंस के बियॉन्ड भी कोई ऑप्शन हो सकती है जो शायद अभी पायलट में भी सबने क्लियर नहीं किया, तो मैं उनके साथ एक लास्ट ऑप्शन अदर्स की दे दी। ठीक है,
बताएं, स्क्रीन शेयर होगी है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस देखें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस नंबर्स की हेल्प से भी फिल हो सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस सेंटेंसेस की फॉर्म में भी फिल होते हैं, लेकिन हमें उन्हें फिर बाद में कोड्स में लेके आना होता है, कोडिंग करनी होती है। वो भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप वो पायलट टेस्टिंग में ही कर लेते हैं, बेहतर यही होता है। कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी करते हैं कि सारा सैंपल सबसे ले लिया डाटा, 300 400 क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद वो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंसेस की फॉर्म में फिल उन्होंने करवाए हैं, फिर बाद में उसकी कोडिंग करते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस बन रही हैं। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको रीड करने पड़ते हैं। बेहतर ये होता है कि आप पायलट टेस्टिंग में देख लें, ओवरऑल वैसे ही रिस्पॉन्स होता है आपके रिस्पॉन्डेंट्स का, क्योंकि आप पायलट अपनी टारगेट पॉपुलेशन पे ही कर रहे होते हैं। तो वो जो 10 15 20 रिस्पॉन्डेंट जो सोच रहे हैं, बाकी सभी ऑलमोस्ट वैसे ही सोच रहे होते हैं। फिर भी अगर आप क्लियर नहीं है कि अगर कोई ऑप्शन मिस ना आप कर दें, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक लास्ट ऑप्शन अदर्स की दे के उसे आगे ब्लैंक के साथ कर लें। तो अगर कोई रिस्पॉन्डेंट उन ऑप्शंस के अलावा कुछ बताना चाहता है तो वो फिल कर सकता है। ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस सिंपल बात है, उसमें आपने ऑप्शंस देनी होती हैं। उन्हें हम कैटेगोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, उन्हें हम क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस हम कंटिंजेंसी क्वेश्चन, स्किप क्वेश्चंस, फिल्टर क्वेश्चंस की फॉर्म में भी ऐड करते हैं क्वेश्चन में, जिसका अभी आपको स्लाइड पर नजर आ रहा होगा। इसमें ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड जब करते हैं, यानी आपका रिस्पॉन्डेंट जब उसको रिप्लाई करता है एक क्वेश्चन पे, तो उस रिप्लाई पे बेस कर रहा होता है कि उसने नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है आंसर या नहीं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे जो भी एग्जांपल है, हम इससे कह लेते हैं जी कि हमने क्वेश्चन इस तरह से पूछा अपने रिस्पॉन्डेंट से, डेट डू यू स्मोक सिगरेट। हमने इस तरह से पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया और आपने दो ऑप्शंस प्रोवाइड की थी, येस और नो। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उनसे ये पूछा हुआ है, हाउ मेनी सिगरेट्स पर डे। अब जिस रिस्पॉन्डेंट ने पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा, डेट डू यू स्मोक सिगरेट, और उसने नो को किया है आंसर, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या उसको नहीं करना चाहिए। मिस्टेकनली कर ले अलग बात है, लेकिन उसे नेक्स्ट क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में ये कह दिया है दैट ही और शी डिडंट स्मोक, तो वो हाउ मेनी सिगरेट्स पर डे की बात ही नहीं बनती। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम कंटिंजेंसी क्वेश्चंस कहते हैं, इन्हें फिल्टर क्वेश्चन भी कहते हैं, इन्हें स्किप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये? मैम जब वो यस क्लिक करेगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ये आएगा? जी बिल्कुल। देखें, जब आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं, आप गूगल फॉर्म की बात कर रही हैं जिसमें इस तरह से मैम गूगल फॉर्म में तो आएगा, मगर अगर हम हार्ड कॉपीज दे रहे हैं उस टाइम फिर क्या होगा मैम? हाँ, हार्ड कॉपी जब आप दे रहे हैं देन यू हैव टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। आप अपने जब स्किप क्वेश्चंस डालते हैं हार्ड कॉपीज में, तो आपने आगे लिखा होता है इफ यस देन स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इस तरह लिख सकते हैं इफ यस देन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू। ब्रैकेट में आपने लिखना होता है उसे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, आप इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ जहाँ कंटिजेंसी क्वेश्चन आएंगे, जैसा मैंने कहा जी कि जो रिस्पोंडेंट कह रहे हैं कि जी दे डिडंट स्मोक, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन को तो फिल ही नहीं करना। ठीक है, तो उसका जब आप आगे एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त फिर ये जहन में रखना है कि उसके एनालिसिस में टोटल सैंपल, यानी सारे सैंपल का वो रिजल्ट कभी नहीं जनरेट कर सकता, यानी कि उस क्वेश्चन में मिस्ड वैल्यूज होंगी। डेफिनेटली यू विल हैव मिस्ड वैल्यूज फॉर कंटिजेंसी क्वेश्चंस। अब जिस रिस्पोंडेंट ने कह दिया था जी कि वो स्मोक ही नहीं करता था, वो सिगरेट के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को तो उसने आंसर ही नहीं किया। आपका सैंपल साइज फॉर एग्जांपल 100 था, 100 में से लेट्स से कि 20 रिस्पोंडेंट्स ने कहा है जी कि वो तो स्मोकिंग करते ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने पूछा हुआ है हाउ मेनी सिगरेट्स पर डे, इसका जब आप एनालिसिस करेंगे ये ऑलमोस्ट आपका फिर 80 रिस्पोंडेंट्स के लिए होना चाहिए। इसमें मिस्ड वैल्यूज, मिस्ड डाटा डेफिनेटली आएगा। ये बात क्लियर हो रही है या मैं रिपीट करूं? मैम रिपीट कर दें। मैं रिपीट करती हूँ, जैसे देखिए मैं करती हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा
100 रिस्पोंडेंट से दैट डू यू स्मोक सिगरेट, ठीक है, उसमें से 50 ने कह दिया यस, 50 ने कह दिया नो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो गया 50-50, मैं अपनी आसानी के लिए नंबर ले रही हूँ। अब जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो उसमें यस और नो का नंबर मुझे नजर आ रहा है 50% यस, 50% नो। ओवरऑल कोई भी मिस्ड डाटा नहीं है। इसका मतलब मैंने डाटा परफेक्टली लिया अपने रिस्पोंडेंट से, किसी भी रिस्पोंडेंट ने इस क्वेश्चन को मिस नहीं किया, ईदर यस और नो, बट दे डिड रिस्पॉन्ड। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। अच्छा, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि इसमें सैंपल साइज जो है वो 100 बन ही नहीं रहा, 80 रिस्पोंडेंट्स ने आंसर किया इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मिस डाटा वो वाला मिस नहीं है कि जो एरर्स हो। इस मिस डाटा का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन था ही ऐसा कि पीछे जिन रिस्पोंडेंट्स ने उसको यस या नो किया हुआ था उन्होंने आगे उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कम ही होंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जब आपने आगे इसको राइट अप में लेके आना है तो वहां पे बताना होता है, वहां ब्रैकेट में n इक्वल्स टू नंबर बताते हैं कि ये डाटा कितने रिस्पोंडेंट्स के लिए है। ये बातें आगे जब आप करेंगे ना इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में SPSS में तो ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इतना ये जहन में रखें कि कंटिजेंसी क्वेश्चंस में ये वाले जो क्वेश्चन जिसमें एक ने अगर यस किया या नो किया वो नेक्स्ट को नहीं फिल कर रहा, तो जिसको नहीं फिल कर रहा उसका डाटा फिर कम ही होता है, बाकी रिस्पोंडेंट ने उसको फिल ही नहीं किया होता और वो ठीक किया होता है जो फिल नहीं किया होता, उन्हें करना भी नहीं होता। कुछ तो मिस डाटा एरर्स की फॉर्म में होता है ना, जैसा फॉर एग्जांपल यही जो क्वेश्चन है या जैसे एज का क्वेश्चन है या इनकम का क्वेश्चन, इसमें मिस वैल्यूज बहुत आती हैं। इनकम को अक्सर रिस्पोंडेंट नहीं फिल करते, आई डोंट नो क्या होता है जहन में, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट है वो इसको मतलब थोड़ा सा इससे डिनाई करते हैं, इस चीज़ को फिल करने से अवॉइड करते हैं। ये तो वो वाला जो मिस डाटा है वो एरर है, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि रिस्पोंडेंट ने क्यों नहीं बताया आपको, या तो आपको उनसे डाटा लेना नहीं आया या क्या रीज़न थी। लेकिन इस तरह का जो मिस डाटा है जो कंटिजेंसी क्वेश्चंस में आता है, इसके लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होता है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके, पार्शियल ओपन क्वेश्चंस ये वही है जो मैं आपको पहले बता रही थी, ये बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेटली यू प्रोवाइडेड ऑप्शंस, लेकिन इसमें आपको ये श्योर नहीं होता कि आपने सारी ऑप्शंस कवर की हैं या नहीं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक लास्ट ऑप्शन देते हैं जिसे हम अदर्स के साथ लिखते हैं, अदर्स, और फिर आगे हम ब्लैंक प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम पार्शियल ओपन क्वेश्चंस कहते हैं। पार्शियल ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की फॉर्म भी है, यानी ऑप्शंस भी दी हुई हैं, और साथ साथ आपने एक ऐसी ऑप्शन भी दी हुई है कि जो ब्लैंक के साथ है, जिसमें रिस्पोंडेंट खुद से फिल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पार्शियल ओपन क्वेश्चंस। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, फिर एक और तरह से भी क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। ये हम बेसिकली ओवरऑल नॉलेज देख रहे होते हैं किसी भी एस्पेक्ट का, कंप्लीटनेस ऑफ नॉलेज देख रहे होते हैं अपने रिस्पोंडेंट का अबाउट सर्टेन टॉपिक, अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट। जैसा यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हम यहाँ पे रिस्पोंडेंट से पूछे द रीजन और द रीजंस फॉर डायबिटीज, और हमने आगे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है टिक एज मेनी एज पॉसिबल। वरना तो यही होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कि रिस्पोंडेंट ने किसी एक चीज को, किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है, क्योंकि उसमें से कोई एक ही उसके लिए ठीक होता है। समटाइम्स ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है आपके क्वेश्चन का, आपने क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किया है क्लोज एंडेड कि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ये भी हो सकता है कि सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं और आप बस सिर्फ अब ये देखना चाहते हैं कि आपका जो रिस्पोंडेंट है उससे कितना नॉलेज है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हम 3 ऑप्शंस के साथ काम कर रहे हैं और हम ये इसी तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। यानी जो रिस्पोंडेंट 3 ऑप्शन
जो ऑप्शन को टिक करेगा इसका मतलब he or she has best knowledge regarding diabetes. मैम ये अगर फिर ज्यादातर तो कैप स्टडीज में होता कैप होगा। स्टडीज में होता है, जी जी बिल्कुल, कैप के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन कैप स्टडीज में ज्यादा होता है, उसके अलावा भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि कैप स्टडीज में हम नॉलेज ये सब चीजें देख रहे होते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें आप आपके जो रिस्पोंडेंट है वो उसे फिल कर रहे हैं। लेट्स से वी गॉट 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। एक रिस्पोंडेंट उसने तीनों को टिक किया है, फिर एक रिस्पोंडेंट ने 2 को टिक किया, उसके मुताबिक सिर्फ 2 ही बातें ठीक है, कोई एक इसमें से नहीं है, और फिर एक रिस्पोंडेंट जो है उसने सिर्फ एक को ही मार्क किया, उसके उस जहन में बस एक ही पॉइंट है कि जो पॉसिबल रीजन हो सकता है डायबिटीज का। अब इसका जब एनालिसिस आपने करना है, यानी जब आप इसको एसपीएसएस में लेके आएंगे, ये जब हम एसपीएसएस स्टार्ट करेंगे उस वक्त भी हम इन्हीं स्लाइड्स को दोबारा से रिकैप करेंगे। आपने जब एसपीएसएस में इसको लेके जाना है यानी एनालिसिस करना है, तो वहां पे आपने इसको रीडिजाइन करना है, इस क्वेश्चन को आई मीन रीडिजाइन कैसे करना है, यानी जो रिस्पोंडेंट तीनों ऑप्शंस को मार्क कर रहा है, इसका मतलब कि इसका बेस्ट नॉलेज है, आपने इसको 3 के साथ कोड किया, ठीक है, हाईएस्ट नंबर दे दिया इसको, यानी जो जो रिस्पोंडेंट तीनों को मार्क कर रहा होगा उसको हम एसपीएसएस में 3 के साथ एंटर करेंगे। ये हम एसपीएसएस जब करेंगे तो वहां करेंगे प्रैक्टिकली, अभी परेशान नहीं हो, बस ये कि आपको आइडिया होना चाहिए कि एसपीएसएस में करने के लिए क्या होगा। जिस रिस्पोंडेंट ने 2 ऑप्शंस को मार्क किया उसको थोड़े से कम मार्क्स, यानी हम उसे 2 मार्क्स देंगे। जिसने एक को किया है वो 1 होगा, जिसने किसी को नहीं किया उसका 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो टिक एज मेनी एज पॉसिबल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चनर में जिस तरह से भी बना हो क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसे एसपीएसएस में करते हैं तो उस वक्त फिर हमें थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।